काम करता है? मतलब अपना ये रहता है ना वहाँ के पूरे नस निकलते इसको हैं, बरोड भी नस, बोलते हैं मराठी में, तो ऐसा मेरुदंड मेरुदंड बोलते हैं। हाँ, ये समझो कि अभी अपने चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कोई पिन चूमा तो पैर कैसा पीछे खींच लेता है, तो वो सब ये थर्ड ब्रेन में से मीन्स कोड को बोलते हैं थर्ड ब्रेन। वो थर्ड ब्रेन काम करता है कि तुरंत अपना पैर खींच लेना है, कुछ गर्म लगा तो अपने हाथ खींच लेते हैं, वो फास्ट। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा हाथ जैसे हिल रहे हैं, वो सब काम अपना कोड से काम होता है, स्पाइनल कोड से होता है। अभी समझो कि अपने पिन चूमा, ठीक है, ने ब्रेन से काम करना है तो ब्रेन पे ऑर्डर जाएगा कि मुझे पैर में पिन चूम रही है। ब्रेन ऑर्डर करेगा पैर उठाओ, इतने में क्या हो जाएगा, पिन पूरी अंदर घुस जाती है। ऐसे टच होते ही को अपने खींच लेते हैं, वो सब ऑर्डर अपना पीछे से आ जाता है, बराबर। स्पाइन के अंदर जो ऑर्डर रहता है उससे आ जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, लंबा स्पाइन, नहीं एक वर्टिब्रा, मनके, ये सब मनके है। मनके के बीच में गादी, इसको गादी बोलते हैं, डिस बोलो, गादी बोलो, जो भी बोलना है, ठीक है। और उसके बाजू में से येलो येलो जो पास होती है, ये सब नस है, बराबर। ये सब नस से पास होती है। पूरी बॉडी के हर एक ग्लैंड्स, ऑर्गन की नस है अपने स्पाइन में से ही पास होती है। એટલે स्पाइन में भी कोई भी तकलीफ हो, स्पाइन को ठीक करो, आदमी ठीक होता है। सिंपल लॉजिक, कायरोप्रैक्टिस यही काम करता है, स्पाइन को ठीक करो, सब ग्लैंड्स, ऑर्गन, अपना सब चीज अच्छा हो सकता है। हर एक की वेन इधर से पास होती है। जैसे एक्यूप्रेशर में कैसा रहता है कि हाथों पैरों में, पंजे में ही सब पॉइंट रहता है, क्योंकि सबकी नस हाथ के पैर में से और पैर के पंजों में से ही सब नसें पास होती है। तो पहले के लोग बीमार क्यों नहीं होते थे, क्योंकि नंगे पैर चलते थे, ऑटोमेटिक एक्यूप्रेशर हो जाता था, तो उनकी बीमारी दूर हो जाती थी। अभी क्या आ गया, बूट आ गया, नंगे पैर चलेंगे तो भी रोड पे चलना पड़ता है, एक्यूप्रेशर तो होता ही नहीं है। तो अभी ये एक्यूप्रेशर नहीं होता है, इसके वजह से भी ये सब बीमारी आती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। इसीलिए पूरा स्पाइन में से सब नसें पास होती है। वो सबको आपको चार्ट बाट सब मिल जाएगा, ये देखेंगे आप इधर से, तो सब नसें अपने बॉडी में ये से। अभी मेन प्रॉब्लम क्या आता है लोगों का, साइटिका का, लोअर बैक का, साइटिका का मेन प्रॉब्लम। तो साइटिका में कैसे होता है कि अभी ये समझो दोनों वर्टिब्रा है, मनके है, मनके प्रेस हो गए, कुछ भी जर्क लगा, गादी लगा, एक्सीडेंट हुआ, गिर गए, तो ये मनके प्रेस हो गए और ये एसिड से डिस्क बाहर आ जाती है। ये लाल कलर जो है वो एसिड से गादी दब गई तो ये डिस्क बाहर आ गई, डिस्क बाहर आ गई तो उसके बाजू में से क्या पास हो रही है, नस। तो ये कोई भी एक नस दब जाती है, समझो कि ये साइटिका का ही बताया, तो ये साइटिका नस दब गई, साइटिका नस दब गई तो धीरे 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 सर्कुलेशन पुअर होता है। सर्कुलेशन पुअर होके पूरा पैर, एक पैर में सर्कुलेशन पुअर हो गया तो उसको होने में 5 साल लगता है। फिर कैसे लेडीज चलती है, ऐसे डोलती है ना, हाँ, तो वो डोलना चालू हो जाता। मम्मी को शायद यही हुआ था, हाँ, यही हुआ। बराबर है। तो ये साइटिका नस उनकी दब गई तो ऑटोमेटिक बेबी डॉल की तरह चलते हैं, तो वो अपने इससे खोल सकते हैं कायरोप्रैक्टिस से, और ये प्रॉब्लम साइटिका का भी आराम से अपने सॉल्व कर सकते हैं। अभी ऑपरेशन में क्या करेंगे, ये ऑलरेडी डिश दबी हुई है। अभी घर में सैंडविच बनाते हैं, समझो सैंडविच के अंदर मटेरियल रखा है और सैंडविच को ज्यादा प्रेस करो, जैसे मटेरियल बाहर आता है इसी से ये डिश बाहर आ गई है, बराबर है। और ऑपरेशन में ये डिस्क जितना बाहर है इसको काट डाला तो ये हर एक डिस्क क्या काम करती है, एक छोटा अपना सस्पेंसर का काम करती है। अपने जर्क लगा, किधर भी गए तो वो सस्पेंसर का काम करती है, तो वही खत्म हो गया अपना, ये खत्म हो गया और डिस्क काट डाला એટલે पूरा गादी दब गया। फिर ऑपरेशन के बाद वजन उठा सकते हैं नहीं, आगे झुक सकते हैं नहीं, भाग सकते हो नहीं, दौड़ सकते हैं नहीं, तो क्या हो गया, लाइफ टाइम अपना हैंडीकैप हो गए। तो ऑपरेशन से बिगर अपने डिस्क को ओरिजिनल जगह पे बिठाते हैं, वापस अपना
मीन्स सस्पेंसर का काम स्टार्ट हो जाता है और अपने नेचुरल बॉडी हो जाता है। तो कायरोप्रैक्टिस से यही फायदा है कि विदाउट ऑपरेशन विदाउट मेडिसिन अपने उसको अच्छा कर सकते हैं। अभी ये समझो कि सर्कुलेशन धीरे धीरे बंद हो गया, साइटिका में एक पैर ही पकड़ो, अभी एक पैर का ही हो गया, डोलता चलते हैं तो सेकंड प्रॉब्लम कहाँ आएगा? हिप जॉइंट पे। हिप जॉइंट स्टिफनेस हो जाता है, क्योंकि पोजीशन ही गलत हो गई चलने की, तो एक ही साइड पे वजन, तो ये पैर का हिप जॉइंट हो जाए स्टिफ हो जाता है। साइटिका इसमें है तो ये पैर का हिप जॉइंट हो गया, स्टिफ हो गया। फिर पूरा साइटिका हो गया समझो, तो ये घुटने क्या है इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं? मतलब राइट साइड का साइटिका का ये हुआ तो लेफ्ट साइड को पेन, ये हिप जॉइंट लेफ्ट साइड का स्टिफ होता है, उल्टा हाँ, होता है। उल्टा होता है। हाँ, लेफ्ट का एक्सरसाइज करो तो ये पैर अच्छा होता है। हाँ। अभी ये नी में आ रहा है। हैंड का वैसा कुछ नहीं क्या? हैंड का बताता हूँ, सब बताता हूँ। अभी ये क्या है? नी। इसको क्या बोलते हैं बीच में? कार्ट्रिज। कार्ट्रिज बोलते हैं, बराबर है। अभी ये सर्कुलेशन इधर कम आया, कार्ट्रिज को सर्कुलेशन कम मिलेगा तो कार्ट्रिज क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाती। ठीक है, ये ड्राई हो गई तो ये पेन तो अपने मेडिसिन से दबाते दबाते 5 साल बिगाड़ दिया। अभी ये ड्राई हो गया, ड्राई हो गया तो ये हड्डी और ये हड्डी टच हो जाएगी। ये हड्डी और ये हड्डी टच हो गई तो दर्द कहाँ चालू हो जाएगा? नी में। अभी नी में चालू हो गया, नी का इतना पेन आएगा कि ये पेन आप भूल गए, ये पेन का पता ही नहीं चलेगा। नी का पेन इतना आ गया, ऑपरेशन किसका करके आएंगे? हाँ, अभी देखेंगे ऑल इंडिया में हर एक एरिया में जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट का सेंटर खुल गए हैं। सेंटर नहीं बोलते हैं, अपने दुकान ही बोलो, बिजनेस के लिए दुकान ही खुल गए, जॉइंट रिप्लेसमेंट। अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट कितने जन को सही परसेंटेज होता है? इतने सारे सेंटर खुले तो कितना परसेंटेज होगा सही ऑपरेशन? जितने अभी ऑपरेशन हो रहे हैं एक एक एरिया में हो रहा है। कोरोना में तो जो 1.5 साल तो ऑपरेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि सबके जॉइंट अच्छे हो गए थे। अभी वापस चालू हो गए तो क्यों? कितने परसेंटेज सही होता है ऑपरेशन? इतने सारे सेंटर खुले, एक एक जन हर रोज के 5-10 ऑपरेशन करते हैं एक एक एरिया में। ऐसे पुणे में देखेंगे तो 50-100 सेंटर होंगे, तो कितने लोगों का ऑपरेशन डेली हो रहा है वो सोचो, तो कितना परसेंटेज सही होगा? एक सिटी का पकड़ो ना कोई भी, 80%, 70% से 20% बोगस ऑपरेशन करते हैं। आप क्या बता रहे हैं? ऑपरेशन तो बोगस मतलब मेरे को तो लगता है कि जो आपका क्या बोलना है कि रिजल्ट कितना मिलता है लोगों को? नहीं हाँ। ये लोग ऑपरेशन से जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या है, हाँ, इधर से हड्डी काट के अंदर डुप्लीकेट लगा देते हैं, हाँ, ये पूरा अलग काट के नया डाल देते हैं, हाँ। इसको जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो वो कितना परसेंटेज सही? इतने सारे ऑपरेशन हो रहे हैं तो कुछ परसेंटेज तो सही होगा ना। आप कितना बता सकते हो? 10-20% 10-20% ही मतलब फर्क गिरता रहेगा पीपल्स को, ऐसा नहीं तो वो पूरा यही हो जाते हैं ना अभी, मतलब ठीक है। अभी ये ऑपरेशन रिप्लेसमेंट की किसको जरूरत है मालूम है? जिसका ये एक्सीडेंट में टूटा उसको, बाकी सब बोगस। जॉइंट रिप्लेसमेंट इतने सारे हो रहे हैं तो किसी को जरूरत नहीं है। ये कार्टिज खराब हुआ है, यहाँ से लाइन चालू करो, कार्टिज ओरिजिनल लुब्रिकेशन करना चालू कर देगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर। कार्टिलेज वापस तैयार होता है। हाँ, होने के बाद अपना बॉडी का एक ही चीज ध्यान रखो, अपने बॉडी की क्या रचना है कि कोई भी चीज नेचुरल हीलिंग होता है। पहली बात वो समझो। अभी ये हड्डी टूट गई है, समझो पैर की हड्डी टूट गई, ये टूट गई है, तो क्या करेंगे? इसको सामने रखेंगे, इधर प्लेट लगाएंगे, इधर 2 स्क्रू मारा, इधर 2 स्क्रू मारा, प्लेट लगा दिया, तो इसके बीच में क्या लगाया? फेविक्विक, एरेलाइट। तो क्या लगाते हैं? चिपकाने के लिए क्या कुछ तो लगाते होंगे ना? कुछ नहीं लगाया, तो फिर ये चिपका कैसे? अपने नेचुरल हीलिंग, अपने आप ही ये चिपकता है। उनका काम है हॉस्पिटल में ऑपरेशन का, कि टूट गया है इतना, तो उसको साथ में रखने का काम है। 2 हड्डी सामने सामने रख दो, ऑटोमेटिक हीलिंग अपने बॉडी की रचना ही है, ऑटोमेटिक वो चीज अच्छी हो ही जाती है।
100% ये अच्छा हो जाता है। तो उसके लिए कोई फेविक्विक केरलाइट के कुछ आता नहीं है, सामने ही रखना है। या तो फिर पट्टी रखा, या तो फिर इसके अंदर से पूरा रॉड डाल देंगे कि वो अंदर ने अंदर सीधा ही रहेगा। रॉड डालते हैं એટલે वो ऑटोमेटिक हिल हो जाता है। पर इसको खाली अपने ऐसे भी रख दिया ना, आदमी को वो 1 महीना 1.5 महीना बेड पे रेती में, पहले लोग क्या करते थे, रेती में सोला देते थे और रेती उसके ऊपर डाल देता था। 1 महीना ऐसे ही सोना है, ऑटोमेटिक जॉइंट हो जाता था, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। डीजनरेशन होने के बाद वापस रीजनरेशन भी होता है। हाँ, क्योंकि एलोपैथी बोलते हैं ना कि वापस वो सब आएगा, आपको समझ में आएगा। अभी ये समझो, फॉरेन में बीच में क्या चल रहा था मालूम है, सबको हाइट बढ़ाने का शौक हो गया था। हाँ, जिसका हाइट कम है वो सब हाइट बढ़ाते थे। हाँ, तो ये हड्डी कट के इसको इतना दूर करते थे। अच्छा। हाँ, उसको एलिजाजोन थेरापी बोलते थे, एलिजाजोन थेरापी। उसमें क्या करते थे, इसको ड्रिल करके इधर स्पोक डालते थे, इधर दूसरा स्पोक डाला और इधर एक व्हील लगा देते थे। इधर भी इसको ड्रिल करके स्पोक लगा के व्हील डाल देते थे, 2-3 व्हील इधर, 2-3 व्हील इधर। फिर ये जो व्हील और ये व्हील के बीच में नहीं अपना ये रखते थे, थ्रेड वाला बोल्ट रखते थे। अभी ये इधर से हड्डी सीधा छीनी हथौड़ी से ये तोड़ना पड़ता है, और वो बोल्ट है व्हील वाला, दोनों इधर व्हील लग गया, इधर व्हील लग गया, इसको धीरे धीरे वो आटे से खोलते रहते हैं। जहां तक 1 इंच हाइट बढ़ानी है तो 1 इंच तक खोलते हैं, એટલે हर रोज इतना खोलते हैं। इतना खोला, 15 दिन इतना रखा तो ये नया बन गया हड्डी, रिजनरेशन हो गया। अभी इतना बढ़ा तो इतना हड्डी बढ़ा, इतना बढ़ा तो इतना बढ़ा, 2-2 इंच तक लोगों ने हाइट बढ़ाई है। इनको भी बोले थे सर, आपको भी हाइट बढ़ाना नहीं वो बोले थे ऑपरेशन के लिए, मेरे जीजा जी है ना हाँ। ऑर्थोपेडिक, तो उन्होंने ऐसा ये किए थे, फिर नहीं करा है लेकिन नेचुरल जो है वही अच्छा है। हाँ, हाँ। कोई जरूरी नहीं खाली इधर से ही ये पैर ही बढ़ा सकते हैं। ये पैर लंबा हो गया, बाकी बॉडी तो ये जैसा ऐसा ही है। हाँ, पैर लंबे और आदमी छोटा ऐसा लगेगा। फिर कौन आता है वो नेपाली लोग कैसे, अमुक जो रहते हैं ना, बॉडी लंबा ने पैर छोटे, हाँ। उनको ठीक चलो सेट हो जाएगा। अपने लोगों को करेंगे तो फिर बॉडी छोटा पैर लंबे, तो ये इतना बढ़ा सकते हो आप लोग। तो ये हड्डी कहाँ से आई, ऑटोमेटिक अपने जैसे जैसे करेंगे ना, हड्डी बढ़ती जाती, दोनों पैर में ऐसे जैसे लगभग ये प्रोसेस 2 से 2.5 साल का चलता है। 2.5 साल अपने ऑपरेशन का ये चलेगा, तब आपका 2 से 2.5 इंच हाइट बढ़ जाता है। એટલે ये भी चीज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये नेचुरल हड्डी भी बन गई ना, तो ऑटोमेटिक जितना दूर करते जाएंगे वो हड्डी नई बनती जाती है, तो वो हिसाब से हाइट बढ़ती है। कि एज फैक्टर भी रहता है क्या उसमें, मतलब अभी वो जितना एज फैक्टर का जितना टाइम ज्यादा लगता है। हाँ, यंग है तो जल्दी ये कवर हो जाएगा, एक कड़क तुरंत पकड़ लेगा, उसका जल्दी बढ़ेगा। जितनी एज बढ़ी है उतना टाइम ज्यादा लगता है, और अमुक एज के बाद तो ओल्ड एज का फिर भी क्या लिमिट नहीं कर सकते। ओल्ड एज में तो फिर कर ही नहीं सकते, और ओल्ड एज में हाइट बढ़ा के फायदा क्या है? नहीं मतलब कुछ इंच निकल गई, नहीं वो जिसका ये हुआ रहता है ना, टूट गया है तो उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, उसका भी होता है हीलिंग, नहीं होता ऐसा कोई नहीं, हर एक का हीलिंग ऑटोमेटिक होता है। समझो कि 3-4 वीक में हो जाता है, समझो कि अभी क्रैक पड़ा है, टूटा है, यंग एज में 3-4 वीक में होता है, तो उसको 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, उसको 8 वीक लगेगा, या तो फिर 8-9 वीक भी लग सकते हैं। 8-9 वीक में 1 साल में तो हो ही जाता है। 8 1 साल भी लगता है, ऐसा भी नहीं है। हमको 1 साल लगता है पूरा टूट गया है। तो अभी ये जो हड्डी अपने तोड़ने की बात की, बराबर है, अभी प्लेट लगाया है समझो, तो ये हड्डी ऐसे ऐसे टूट गई साइड से, इधर से साइड से टूटी, तो क्या इधर से चिप्स निकल जाती है थोड़ी थोड़ी, बराबर है, उसमें वो लोग प्लेट लगाते हैं। ठीक है, अब प्लेट निकाल दिया तो हड्डी कैसी दिखेगी, इधर देखो, इधर से थोड़ा गैप दिखेगा आजू बाजू से, ये इससे ज्वाइंट होती है। पहले के लोग क्या करते थे, जो हार्ड वाइट बोलते थे, मालूम है हार्ड वाइट नाम सुना है? हार्ड वाइट बोलते थे वो लोग, क्या करते थे कि इसको ऐसे रखते थे, एक के ऊपर स्लाइड लेयर ऊपर कर देते थे, तो ये हड्डी इधर से बढ़ते 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 इधर आती थी, ये हड्डी बढ़ते 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 इधर आती थी।
अभी जब मीन्स 8 महीने के 6 महीने के 8 महीने के बाद एक्सरे निकालेंगे तो ये इतना था, ये इतना हो जाता है। तो कौन सा अच्छा? ये है अच्छा। हाँ, वैध वाला अच्छा ना। अभी समझो कि ये है, ये निकाल दिया प्लेट, એટલે ये ऐसे जॉइंट हुआ है, ठीक है। रास्ते में वापस गिरे तो यहाँ से ही टूटता है। और जो हार्डवेयर से टाइप हुआ है, हड्डी जॉइंट हुआ है, उसको टाइम लगा है, पर ये टूटेगा इधर से तो टूटेगा ही नहीं, कितना भी फर्क है, डबल हो गया, ये डेढ़ गुना तो हो ही गया, तो वो कभी नहीं टूटता है, ये कायम टूट जाता है। इसके लिए ऑपरेशन हुआ है भाई, संभालो संभालो करते हैं, अभी संभालते ही रहता है, क्योंकि उसको ऑपरेशन से ठीक किया है, पट्टी लगाया, तो पट्टी का भी इधर गैप आ जाता है। अंदर जो पट्टी निकालते हैं ना, पट्टी का इधर 2 स्क्रू है, तो स्क्रू का हॉल भी रहते हैं, वो भर जाते हैं, हॉल टाइम लगता है, पर वो हॉल का भी, और उसमें वापस गिर गया तो वहां से ही टूटता है। और जो पहले पट्टी से हार्डवेयर के किया है, वो इतना जाड़ा हो जाता है, वो वापस टूटता ही नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है ये। अभी ये आपको इधर आए अपने, अभी ये कार्टिज को अच्छा करने के लिए वो लोग इधर का ऑपरेशन कर देते हैं, उसका 1% भी जरूरी नहीं है ऑपरेशन। कितना? आप 80% सही बोल रहे थे, पर 0% ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इमरजेंसी में किसी को समझो कि भाई बहुत ही खराब हुआ है, अच्छा होना है, टाइम नहीं है उनके पास के ट्रीटमेंट लेने का टाइम नहीं है, तो ऑपरेशन करके चलते हो जाओ। चलो ऑपरेशन हो गया, सक्सेस हो गया, फिर क्या होगा? नीचे माड़ी डाल के बैठ सकेंगे? पलाठी मार के बैठ सकेंगे? नहीं। ऑपरेशन के बाद ये अपना 90 डिग्री बेंड होता है, पूरा नहीं जाता इतना। वज्रासन में बैठ सकते हैं? नहीं। दौड़ सकते हो? नहीं। वजन उठा सकते हो? सब रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? नी रिप्लेसमेंट के बाद आप लोग हैंडीकैप हो गए। नी रिप्लेसमेंट के लाखों रुपया खर्चने के बाद भी हैंडीकैप हो गए, नहीं वजन उठा सकते, नहीं भाग सकते हो, नहीं किधर कुछ भी नीचे बैठ सकते हो, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं कर सकते, गांव में गए नहीं, वेस्टर्न नहीं मिला तो इंडियन टॉयलेट भी यूज नहीं हो सकता है, सब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। नी रिप्लेसमेंट की जगह नेचुरल पोजीशन से ही अच्छा होता है, तो वो ध्यान रखो। अभी ये कार्टिज ड्राई हो गया है, तो पहला अपने को कहाँ चेक करना है? इधर नस दबा है, तो उसको चालू करो ना, इसको चालू करेंगे, उसको जैसा ब्लड सेल्स सब कुछ मिल गया, ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन चालू हो जाएगा। लुब्रिकेशन मालूम है ये क्या करता है? अंदर से चिकट रस है, नहीं तो अपने दरवाजे के मिजाकरे में कैसा आवाज आता है? चर चर चर, नहीं तो अपने चलते चलते भी ऐसा ही आवाज आता, पर ये ऑटोमेटिक इसमें से चिकट रस निकलता है, इससे लुब्रिकेशन अंदर चिकट चिकट निकलता है, तो ये आवाज नहीं करता है, स्मूथली अपने चलते रहते हैं। ठीक है, तो वो लुब्रिकेशन पहले तो कम होता है, उसमें ही पेन चालू होता है, फिर भी मेडिसिन लेके उसको पेन दबाते 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 इतना खराब कर देते हैं नहीं कि छले उतना पेन आता है कि कोई मेडिसिन असर नहीं करती, कोई स्टेरॉइड असर नहीं करती है, तो फिर बोले ऑपरेशन कर दो। ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, इधर से लाइन चालू करके उसको ब्लड परफेक्ट पहुंचाते हैं, गादी को समझो दब गया है तो उसको कायरो करके उसके ओरिजिनल पोजीशन भी ला सकते हैं, अलाइनमेंट सरक गया तो उसका अलाइनमेंट भी बिठा सकते हैं, सब चीज हो सकता है विदाउट ऑपरेशन, ये सब हो जाता है। अब मेडिसिन क्या काम करती है बोलो भी आप? कोई भी पेन किलर गोली लिया, इधर पेन है, ब्लॉक करती है ना वो पूरे नस को, पेन है इधर, तो गोली से पेन कैसे बंद होता है? एनेस्थेसिया पे ये होता है वो। एनेस्थेसिया अलग बात है। मेडिसिन आपने गोली लिया तो इधर से आप क्या बता सकते हो? बोलो बोलो। वो शायद दिमाग का जो वेन है उसको ही सुन्न कर, दिमाग को ही सुन्न कर देती है, ताकि दिमाग को रीड ही नहीं कर पाए आप क्या बता रहे हैं? वही ब्रेन में जो पार्ट रहता है जहाँ से अभी एक समझो इधर पेन है तो इधर से सेल्स छोड़ता है, वो सेल्स अपने दिमाग में जाएंगे, तब अपने को पता चलता है कि मुझे यही नी में पेन है कि ये लेफ्ट में है कि राइट में है, परफेक्ट वो टाइप के सेल्स छोड़ते हैं, तो ब्रेन को पता चलता है। मेडिसिन लिया એટલે जो सेल्स ऊपर जाते हैं उसको ही डेड कर देते हैं, ब्रेन तक पहुंचने नहीं देते हैं, ब्रेन को डल कर देते हैं, ब्रेन डल हो गया उसको सेल्स नहीं पहुंचेंगे,
तो अपने को क्या लगेगा, दर्द। पेन बंद है। पेन बंद नहीं हुआ है, पहली बात वो समझ लो, दर्द बंद हुआ नहीं है, पेन चालू है। अभी एक साला इतना सेल छोड़ रहा हूँ तो अभी कुछ उपाय नहीं कर रहा है, वो फिर डबल सेल छोड़ेगा, क्योंकि ज्यादा घिसेगा। आप चलते रहेंगे फिरते रहेंगे, फिर दर्द है नहीं तो आप करेंगे सब काम, तो वो फिर डबल डैमेज होगा, डबल सेल छोड़ेगा। फिर आप वापस गए एलोपैथी डॉक्टर के पास, सर अभी तो ये गोली भी काम नहीं कर रही, अभी भी दर्द हो रहा है, होता है ना सर। बराबर। पहले आपने दिया 100 पावर का, तो उसको चलो उसको अच्छा लगा, 2 महीने के बाद वापस के महीने के बाद वापस आया कि भाई आपको ये गोली भी काम नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, डबल पावर का गोली ले लिया, डबल पावर का दिया, फिर 200 सेल मारेगी, तो आपको लगेगा हाँ ये गोली अच्छी गोली दिया डॉक्टर ने, वो भी खाया। फिर आपको बोलेंगे डॉक्टर नीचे बैठना नहीं है, पैर माटी डालना नहीं है, चलना नहीं है, वजन उठाना नहीं है, ये करना नहीं है, इंडियन टॉयलेट यूज करना नहीं है, वो नहीं करना, पूरा लिस्ट बता देंगे। એટલે आप लोग क्या करेंगे, भाई डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ऐसे भगवान है, એટલે संभाल के रखेंगे उसको, बेड नहीं होने देंगे, उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। डॉक्टर ने ना बोला है चलने का फिरने का, अरे वो तो जो चाहिए वो मिल गया अपने को, चलना फिरना ऐसे भी किसी को पसंद नहीं है, एक्सरसाइज डॉक्टर ने ना बोला है भाई, इसलिए ये तो ये ऐसे न ऐसे सीधा रखेंगे। अभी आपका हाथ 15 दिन ऐसे रखेंगे तो 16वें दिन खुलेगा नहीं, स्टिफ हो जाएगा। अब ये 3 महीना 4 महीना सीधा ने सीधा रखेगा तो ये स्टिफनेस आ जाता है नी में, और ऊपर से अंदर खराब है और अपने ज्यादा स्टिफनेस लाया तो वो स्टिफनेस आने से क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है। अभी ये स्वेलिंग आ गया, फिर वापस आप गए डॉक्टर के पास, अरे डॉक्टर साहब अभी तो स्वेलिंग हो गया, मैंने ना बोला था ना ये नहीं करने का, ये नहीं कर। आप किधर भी बैठे होंगे, नीचे के वजन उठाया होगा कि कुछ किया होगा, ऊपर से आपको डांटेंगे, आप बोलेंगे हाँ हम तो गांव गए थे ना, वहां टॉयलेट नहीं था, એટલે बैठना पड़ा, वजन भी उठाना पड़ा था, अभी करो ऑपरेशन, अभी कोई उपाय नहीं है। એટલે ये चक्रव्यूह में आप फंसते ही जाते ना, लास्ट में क्या होता है, ऑपरेशन पे आप लोग चले गए। हाँ, એટલે ऑपरेशन किया, એટલે लाइफ टाइम आप हैंडीकैप हो गए। अभी अपने क्या करते हैं, इधर से लाइन खोलते हैं, ये डिस्क को बिठाते हैं, फिर स्टिमुलेट से लाइन खोलते हैं, पूरी लाइन ओपन करते हैं, और लाइन ओपन करके उसको ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट मिला, ये ओरिजिनल पोजीशन में धीरे धीरे करके आ जाता है। और इसका भी समझो कि भाई सब वीक हो गए मसल्स, ब्लड सर्कुलेशन कम, तो उसका अलाइनमेंट भी गया है, तो काइडो से अलाइनमेंट भी बिठा देंगे, उसमें गैप बढ़ा देंगे, वो सब टेक्निक आप भी अपने सीखेंगे। तो ये गैप बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो क्या हो गया, उसको ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ा, वापस लुब्रिकेशन स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे करके टाइम लगता है, पर पेन टोटली बंद हो गया। और फिर आपको उसको व्रज नीचे माटी डालने की, इंडियन टॉयलेट की बात छोड़ो, डेली व्रजासन में बैठाते हैं। व्रजासन समझते हैं ना, नमाज पढ़ने का, नमाज पढ़ते हैं, इतना पूरा पैर दोनों वज्रासन में बैठते हैं, वो पोजीशन में हर एक पेशेंट को बैठाएंगे, और वो हर रोज बैठेगा, उसमें कभी भी उसको तकलीफ आगे आएगी नहीं। अभी आपके वो जो मोमेंट में वोरी लोग रहते हैं ना, व्हाइट टोपी, वोरा जी, वोरी बोलते हैं ना, वो लोग वज्रासन में बैठ के ही खाना खाते हैं, ऐसे पैर पीछे डाल के वज्रासन में बैठ के ही खाना खाते हैं। वज्रासन में 5 मिनट बैठो એટલે 3 किलोमीटर वॉक, बराबर होता है, 3 किलोमीटर वॉक किया बराबर है। क्या वज्रासन में बैठते हैं तो 3 किलोमीटर वॉक किया बराबर है, और डाइजेस्टिंग सिस्टम परफेक्ट होता है, फूड डाइजेस्ट परफेक्ट होता है। तो ऑलवेज वज्रासन में भी बैठना है। अपने जो भी इंडियन थेरेपी है सही में वही अच्छी है। अभी ये कायरोप्रैक्टिस कहाँ की थेरेपी है? इंडियन है एक्चुअली, नहीं मालूम आपको? कायरोप्रैक्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव मेडिसिन એટલે क्या? आपको तो मालूम होगा, आप जो कर रहे हैं अल्टरनेटिव होता है। हर से दूसरा एलोपैथी से तो और जो भी थेरेपी कर रहे हैं इसे अल्टरनेटिव, होम्योपैथिक भी अल्टरनेटिव मेडिसिन में आता है, ये सब अल्टरनेटिव मेडिसिन में आता है कि भाई
एक्सरसाइज से, पट्टी पट्टा मार के जो ट्रीटमेंट करते हैं, विदाउट मेडिसिन विदाउट ऑपरेशन जो करते हैं, इसे अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो ये भी अपना कायरो अल्टरनेटिव मेडिसिन में ही आता है। एक्चुअली ये थेरापी जोरास्ट्रियन, सुना है जोरास्ट्रियन? पारसी जोरास्ट्रियन कोई सुना है ना? नहीं, पारसी लोग है ना? पारसी, हाँ, पारसी उसको उनका जोरास्ट्रियन धर्म बोलते, ओके, पारसी जोरास्ट्रियन हुआ है। ये उनका ये थेरापी था ओरिजिनल, 6000 साल से वो कर रहे हैं। कितना? 6000। हाँ, 1500 साल से वो लोग इंडिया में आए, तब इंडिया में 1500 साल से ये थेरापी था। ओके, ये थेरापी 1500 साल से इंडिया में चालू है। और इंडिया में अंग्रेज लोग आए ना, अंग्रेज लोगों ने जब बैन कर दिया ये सब अल्टरनेटिव मेडिसिन पे, एलोपैथी डाल दिया, ये धीरे 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 लुप्त कर दिया। और वो लोग इधर से जोरास्ट्रियन के पास सीख के अभी अमेरिका से, फॉरेन से वापस इंडिया में आ रही है। एक्यूप्रेशर भी 3000 साल पुराना इंडियन थेरापी था, पर इंडिया में कैसे सब अंदर 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 झगड़े में ही बहुत साधु सब चले गए चाइना। चाइना से अभी एक्यूप्रेशर इंडिया में आ रहा है। सेम है ये सब चीज। इंडियन थेरापी इंडिया में इतना चीज थी कि ये लोगों ने दबा दबा के सबको, क्योंकि इंडिया में सब झगड़े के सिवाय कुछ किया ही नहीं है। ये राजा उससे झगड़ा, वो सब अलग अलग राजा रजवाड़ा होके झगड़े करने में ही रह गए। तो ये सब ओरिजिनल चीज सब बाहर चली गई और वापिस वहां से आ रही है। तो हो चाइनीज थेरापी करेंगे। अरे चाइनीज का है, एक्यूप्रेशर इंडियन थेरापी है, ये भी इलेक्ट्रोस्टिमुलेट इंडियन थेरापी है, कायरोप्रैक्टिस इंडियन है। अभी यूट्यूब ने कायरोप्रैक्टिस को डिक्लेयर किया तो सब कायरोप्रैक्टिस के पीछे आ गए। तो पहले नहीं था, 32 साल से तो मैं कर रहा हूँ, कहाँ लोगों को विश्वास नहीं था। आज हड्डी टूटती है समझो तो कोई कहाँ भागेंगे, तुरंत हॉस्पिटल ही ढूंढेंगे, हॉस्पिटल में भागो। अरे टूट गया, पागल की तरह कौन से हॉस्पिटल है, जो भी फालतू हॉस्पिटल में मिले वहां घुस जाएंगे। अरे हड्डी टूटी तो टूटी, 2 दिन के बाद जाओगे, 10 दिन के बाद जाओ, टूटी है ना, उसको ठीक करना है, इतना घायल करने की जरूरत क्या है। टूट गई तो टूट गई, उसको शांति से ढूंढो ना रास्ता, उसको बराबर रख दो कुछ हाफ प्लास्टर जैसे में कि भाई आपको पेन नहीं आता है, बस इतना संभालो स्टार्टिंग। 1 घंटे में तो पेन रिलीफ हो जाता है। कुछ भी टूटा है तो चलो भाई 1 घंटा, चलो बहुत पेन आता है बाद में, और वहां भी जाएंगे तो भी 1 घंटा आने वाला है। उसको पोजीशन हिलना नहीं है तो ऑटोमेटिक पेन रिलीफ हो जाएगा। फिर शांति से सोचो कि क्या करना है, क्या करना। अभी ये लोग इसके लिए अभी हार्डवेयर भी बंद हो गए। अभी कितने साल से तो हार्डवेयर लोग भी क्या करते थे, हड्डी टूटते हैं तो इससे बिठाते थे। पर अपने लोगों क्या, अपने भी होशियार हो गए सब, एक्सरे देखना खुद पढ़वा के आते हैं। अरे तूने तो ऐसा रखा है, गलत रखा है, ऐसा चाहिए हमको। अभी बताया ना मैंने कि भाई हड्डी ऐसे रखने से इधर से हड्डी बढ़ के इधर तक आती है, इधर से बढ़ के इधर तक आती है, तो ये अच्छा है कि ये अच्छा है। ऑपरेशन के बाद क्या होगा, सीधा दिखेगा आपको, पर वहां से वापस टूटने का 100% चांस रहता है। अच्छा चलो किसी ने रॉड डाल दिया तो रॉड से क्या होगा, अंदर का पूरा अंदर से सब खराब हो गया, बोन मैरो सब खराब हो गए, वो भी आपका डिफेक्ट रहेगा लाइफ टाइम। तो ये भी खराब हो जाता है, और रॉड डालने से भी बोन मैरो भी खराब हो जाता है, तो वो भी सही नहीं है। चलो 2 साल के बाद उसमें से रॉड निकाल दिया तो बोन मैरो का प्रॉब्लम रहेगा, या तो फिर उसका भी परफेक्ट तो होगा ही नहीं, सेंटर जो नेचुरल होता है वो चीज तो आता ही नहीं है। अब भले मामूली एमएम में आधा एमएम के इतना पैर शॉर्ट हो जाता है, वो कुछ पता नहीं चलता। इधर साइटिका में 1-1, 2-2 इंच छोटा कर देते, उसका क्या, 1-1, 2-2 इंच छोटा हो जाता है साइटिका से, मालूम है, वो बताया नहीं ना आपको। अभी ये क्या होता है कि नस जो चौकअप हो गई ना, तो ये पाइपलाइन जैसी रहती है, नर्व्स मींस पाइपलाइन है, नर्व भी है ना पाइपलाइन जैसी। तो अभी ये सर्कुलेशन पुअर हुआ तो वो ऐसे फूलती है, स्वेलिंग आया तो ऐसे फूलेगी ना, नसों भी ऐसे फूलेगी। इतनी नस की जगह इतनी नस हो गई, अपनी नस इतनी पतली होती है पर इतनी जाली हो गई, तो ऐसे पैर शॉर्ट हो जाता है। इसके लिए साइटिका में वो डोलते चलते हैं, कारण के इधर से फूल गया। अरे पैर शॉर्ट हो गया तो अभी क्या उपाय, अभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता, नीचे सोल लगा देते लोग,
हॉस्पिटल में गए तो कैसे सोल लगा दो, अरे पर उसका उपाय करो ना, क्यों शॉर्ट हुआ है, पहले तो शॉर्ट नहीं था ने, क्यों हुआ है, तो वो नस फूल गई है, तो उसके लिए पैर खींच रहा है आपका ऊपर, तो उसके लिए 1.5 इंच पैर शॉर्ट हुआ है, तो उसका लाइन चालू करो तो ऑटोमेटिक पैर सीधा हो जाता है। पर ये लोग सीधा भाई चलो आपका पैर छोटा है चंपल पहनो अगला आ जाएगा, तो एक इतना ज्यादा सोल और एक पतला सोल में चलाएंगे। वो सब ट्रीटमेंट है टेम्पररी के लिए, अच्छी है, ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि वो गलत है कि भाई चलो उससे पेन रिलीफ होता है, पर ये सॉल्यूशन नहीं है। आगे जाते तो मेरा दोनों हिप्स खराब हो जाएंगे उसकी वजह से। ये हिप्स में पहले अलाइनमेंट फिर खराब हो गया, एक पैर छोटा तो ऊपर वो ठोकते रहेगा तो वो खराब होता है, नहीं तो खराब किया ही है, तो वो चालू करो अभी। उस पे ध्यान नहीं देते, अपने देते हैं चलो भाई नहीं तो ऑपरेशन करो, नहीं तो हिप जॉइंट चेंज करो, बॉल सॉकेट बॉल लंबा डाल दो पैर लंबा हो जाएगा, तो बॉल सॉकेट में बॉल काट डालते हैं, इधर से बॉल सॉकेट रहता है तो बॉल काट डालेंगे। अपने पार्ट कैसे रहते हैं, हिप्स में बॉल सॉकेट रहता है, नी में क्या रहता है, पटेला ये फीमर और सामने ही रहता है, हड्डी सामने ही रहता है, इसमें मस्कल्स पे ही सब कुछ है। ये क्या है, सामने ही है, इसमें कोई इंजेस नहीं है, मिजाग्रे नहीं है कि बॉल सॉकेट नहीं आता है, ये सामने ही रहता है। ये ऐसे गिनाता है मिजाग्रे टाइप में, पर एक्चुअली देखेंगे इसको तो सामने ही हड्डी है, जो भी है मसल्स पे ही है, टिश्यू पे ही सब काम करता है। तो अभी आप समझो वॉक भी करते हो, एक्सरसाइज भी करते हो, नी का एक्सरसाइज किसी को पता ही नहीं रहता है कि नी का मसल्स कैसे डेवलप करना है, तो वो भी अपने इधर कराएंगे कि नी को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है, कि नी कभी भी समझो अपने नीचे बैठ के खड़े होते हैं तो 60% अपना वेट किधर जाना चाहिए, मसल्स पे, 40% अपने को बॉन पे जाना चाहिए, हड्डियों पे जाना चाहिए। चेक करेंगे सबका तो क्या होता है, 80% हड्डियों पे, 20% ही टिश्यूओं पे मसल्स पे जाएगा, क्योंकि कोई इसका एक्सरसाइज करते नहीं। कितना भी मैं डेली वॉक करता हूँ, मैं डेली ये करता हूँ, ये जिम में जाता हूँ, इसका एक्सरसाइज किसी को पता ही नहीं है, इसलिए सबका नी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है। मतलब ऑलवेज नी एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मेन पार्ट है, अपना बॉडी का पूरा वेट नी पे जाता है और नी का कोई ध्यान रखता ही नहीं है। तो 5 मिनट आपको फ्रेश होना तो हो जाओ, 5-10 मिनट, ठीक है। मैं वो बुक लेके आ जाता हूँ। हार्दिक विकार तथा इन विकारों से शरीर के नर्वस तंत्र और सामान्य स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव के उपचार और बचाव से जुड़ा एक स्वास्थ्य संबंधी पेशा। क्या क्या करता है, हड्डियों से खेलना है सीधी भाषा, और उससे नसों बसों में भी खुल जाता है, ठीक है। जिसमें रीढ़ की हड्डी के एडजस्टमेंट और अन्य जोड़ों तथा मुलायम टिश्यू पर हाथों से दबाव डालकर उपचार करने पर जोर दिया जाता है। सिंपल, हाथों से ही होता है, हड्डियों पे, रीढ़ की हड्डी मीन्स रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, मेरुदंड भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, उस पे फर्स्ट उपचार करते हैं। आगे बढ़ो। कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा को एक अल्टरनेटिव मेडिसिन, वैकल्पिक और सहायक इलाज माना जाता है। इसका मतलब यह है कि कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा को पारंपरिक चिकित्सा उपचार नहीं माना जाता है। गवर्नमेंट ने वैलिड तो अपने नहीं किया है, बराबर है, अल्टरनेटिव मेडिसिन में तो आता है। अभी 2 रिजल्ट है, इधर अल्टरनेटिव मेडिसिन में और फॉरेन में कायरोप्रैक्टिस का वर्ड वो किसके बाद देते हैं मालूम है, MBBS MD के बाद कायरोप्रैक्टिस सीखने मिलता है, वो चीज आप इधर सीखेंगे। इधर अल्टरनेटिव मेडिसिन એટલે 12 स्टैंडर्ड के बाद भी सीख सकते हैं, और वहां सीखना है फॉरेन में, तो कायरोप्रैक्टिस को कहाँ रख दिया उन्होंने, MD के बाद। हाँ, मास्टर डिग्री लेने के बाद आपको कायरोप्रैक्टिस सीखना है। क्यों ऐसा किया, कि कोई भी इंडियन लोग आ नहीं सकेंगे,
કારણ કે अपनी इधर एमबीबीएस डिग्री वहाँ जीरो वैल्यू, फॉरेन में जीरो वैल्यू, एमबीबीएस का वैल्यू वहाँ गए तो वहाँ फिर से अलग स्टडी करके फिर डॉक्टर बनते वहाँ। हाँ, इधर का कोई अमेरिका के वैल्यू कुछ नहीं है, वहीं स्टडी किया है आपने तो वहाँ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। इधर से एमबीबीएस लेके गए तो वहाँ जीरो वैल्यू। इधर के काफी डॉक्टर चले गए हैं, पूरा माइग्रेन करके वहाँ चले गए ने सुबह उठ के पेपर डालते हैं, ऐसी हालत है एमबीबीएस डॉक्टर की वहाँ। એટલે वो लोग ने सीधा ये थेरापी देखा कि सही थेरापी है, ये क्या पावरफुल थेरापी है, सीख लिया उन्होंने इधर से। आपने नाम सुना है मेडजी अवारी? अच्छा, मढ़ी वाला तो सुना होगा ना? मढ़ी वाला तो मढ़ी वाला जो थे वो पारसी थे, और आज मढ़ी वाला का आपको एलोपैथी में भी मढ़ी वाला ऑयल मिलता है, मढ़ी वाला उसका कुछ लेप वेप सब कुछ मिलता है, मढ़ी वाला बाम आता है, सब चीज मिलता है। इज ओरिजिनल हार्डवेयर। उनका ब्लैक एंड व्हाइट जब टीवी था 200 साल पहले, ब्लैक एंड व्हाइट जब टीवी था ना, उसमें डेली उनका कुछ ना कुछ प्रोग्राम आता था, डॉक्टर मढ़ी वाला करके। उनका नाम ओरिजिनल था सुराली वाला, पर मढ़ी गांव में प्रैक्टिस करते थे तो मढ़ी वाला नाम से फेमस हो गए, फिर मढ़ी वाला ही उन्होंने नाम सरनेम भी मढ़ी वाला ही कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इस लेख में विस्तार से बताया गया है कि कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा क्या है, कायरोप्रैक्टिक उपचार कैसे किया जाता है तथा कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा के लाभ और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा क्या है? कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट क्या है? कायरोप्रैक्टिक हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और हड्डियों के तंत्र में आने वाले किसी विकार का बिना किसी ऑपरेशन के किए जाने वाले उपचार का ही एक प्रकार है। आमतौर पर कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा के उपयोग से रीढ़ की हड्डी और इसके आसपास के क्षेत्र में उपचार किया जाता है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि आमतौर पर कमर के निचले हिस्से में दर्द के इलाज के साथ साथ लंबर हार्निएटेड डिस्क, यह स्लिप डिस्क का ही एक प्रकार है। यह परेशानी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होती है के इलाज में रेडिक्युलोथेरेपी के लिए और गर्दन दर्द जैसी अन्य परेशानियों के लिए हाड़ वैद्य कायरोप्रैक्टर द्वारा हाथों से की जाने वाली थेरेपी उपयोग की जाती है। कायरोप्रैक्टर द्वारा हाथों का उपयोग करके रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालने के पीछे सिद्धांत यह है कि अगर हमारे शरीर का हड्डी तंत्र सही स्वरूप में आ जाता है तो बिना किसी सर्जरी या दवा के शरीर स्वयं इस परेशानी को ठीक कर लेता है। क्या होता है, कोई भी अलाइनमेंट सही हो गया तो ऑटोमेटिक सब सही रहेगा। सिंपल अलाइनमेंट ही देखना है कुछ किसी का भी। आगे, यह दबाव इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि टिश्यू में किसी दुर्घटना जैसे गिरने से चोट लगने या पीठ को बिना सहारा दिए बैठने आदि कारण से जोड़ों को हिलाने डुलाने में होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके। कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा का उपयोग मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों और इनसे जुड़े टिश्यू जैसे कि कार्टिलेज, लिगामेंट्स और टेंडन्स में होने वाले दर्द के इलाज के लिए एक वैकल्पिक उपचार के रूप में प्रमुख रूप से किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग किसी अन्य परंपरागत चिकित्सा के साथ संयोजन में भी किया जाता है। कायरोप्रैक्टिक उपचार कैसे होता है? कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट प्रोसीजर। इसके बाद आपके कायरोप्रैक्टर जोड़ों पर अचानक एक उचित सीमा में ताकत का प्रयोग करके जोड़ों की सामान्य गति से अधिक मोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से आपको हड्डियों के कड़कने की आवाज सुनाई दे सकती है। बराबर है, એટલે इसको बोलते हैं क्रैकर। कट 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 अपने जो बोलाते हैं उसके लिए थोड़ा टेक्निक और ताकत दोनों चीज देना पड़ता है। आप जब पहली बार इलाज करवाने जाते हैं तो आपको कायरोप्रैक्टर आपके स्वास्थ्य के बारे में सवाल करेंगे और आपकी रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित कुछ शारीरिक जांच भी करेंगे। आपके कायरोप्रैक्टर एक्सरे जैसे किसी अन्य जांच के लिए भी कह सकते हैं।
इस सब के बाद अगर आपको कायरोप्रैक्टर को लगता है कि आपके लिए कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा उचित रहेगी तो फिर वे आपके लिए उपचार की एक योजना बनाते हैं। इसके बाद आपके कायरोप्रैक्टर जोड़ों पर अचानक एक उचित सीमा में ताकत का प्रयोग करके जोड़ों की सामान्य गति से अधिक मोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से आपको हड्डियों के कड़कने की आवाज सुनाई दे सकती है। दुनिया भर में कायरोप्रैक्टर द्वारा रीढ़ की हड्डी के समायोजन के 100 से अधिक प्रकार उपयोग किए जाते हैं। कुछ कायरोप्रैक्टर ताकत लगाकर मरोड़ने की तकनीक उपयोग करते हैं तो कुछ अन्य अधिक सौम्य तरीका उपयोग करते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी को हिलाया डुलाया जाता है। इसके साथ ही कायरोप्रैक्टर ठंडा या गर्म सेक करने की चिकित्सा, इलेक्ट्रिक स्टिम्युलेशन, बिजली के हल्के प्रवाह से कोशिकाओं में उत्तेजना पैदा करना, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करने वाले उपकरण और टिश्यूओं को गर्मी देने के लिए अल्ट्रासाउंड इत्यादि तरीकों का भी उपयोग करते हैं। आपके इलाज के लिए जो भी तकनीक उपयोग की जाए, अधिकांश तकनीकों का उपयोग एक गद्देदार और एडजस्ट की जा सकने वाली मेज पर किया जाता है। जरूरत के अनुसार मेज के हिस्सों को ऊपर नीचे किया जा सकता है। पीड़ित को आमतौर पर एक निश्चित स्थिति में इस पर बैठाकर या शोधकर्ताओं ने रीढ़ की हड्डी के समायोजन या हेरफेर के कारण कमर, गर्दन और कंधों के दर्द से लेकर अस्थमा, कार्पल टनल सिंड्रोम, फाइब्रोमायल्जिया और सिरदर्द जैसे परेशानियों में होने वाले लाभ पर कई अध्ययन किए। कमर के दर्द पर केंद्रित अधिकांश अध्ययनों में रीढ़ की हड्डी के समायोजन या हेरफेर का लाभ दिखता है। हाथों से की जाने वाली थेरेपी से होने वाले लाभ के वैज्ञानिक सबूतों की 2010 में की गई समीक्षा के अनुसार रीढ़ की हड्डी का समायोजन कमर दर्द, माइग्रेन और गर्दन से संबंधित सिर दर्द, गर्दन दर्द, कंधों का दर्द व घुटने के दर्द और मोच से जुड़े विकार में मदद करता है। हालांकि इस समीक्षा के अनुसार अस्थमा, हाइपरटेंशन, हाई बीपी और मासिक धर्म में दर्द के लिए कोई लाभ नहीं पता चले हैं तथा कुछ अन्य परेशानियों से जैसे फाइब्रोमायल्जिया, पीठ के बीच में दर्द, पीएमएस, साइटिका इत्यादि में इसके लाभ को बताने के लिए उपलब्ध अध्ययन पर्याप्त नहीं है। ये ध्यान रहे कि इस उपचार में से किसी को कोई लाभ नहीं महसूस होता है और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि उपचार लेने के बाद भी लक्षणों में कोई सुधार नहीं दिख रहा है तो आपके लिए यह उचित विकल्प नहीं है। अपने डॉक्टर से बात करें और कोई अन्य उपचार लें। कायरोप्रैक्टिक उपचार के नुकसान। अगर उपचार करने वाला अच्छे से प्रशिक्षित है तो आमतौर पर कायरोप्रैक्टिक उपचार सुरक्षित होता है। गंभीर प्रभाव बहुत ही कम है किंतु कुछ अभी आप समझो सीख के गए हैं, ने प्रैक्टिस ही नहीं किया। इसमें कैसा रहता है कि भाई जो भी टेक्निक है डेली प्रैक्टिस रखना बहुत जरूरी है, तभी आपका हाथ फ्री होता है। और छोड़ दिया ना वापस, मैंने तो सीखा था पहले, 1 साल के बाद करने गए तो उल्टा होता है तो क्या होता है उसके नस पे नस चढ़ सकती है, उसको अच्छा होने की जगह पेन भी बढ़ सकता है। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। ये वो चौपड़ी की वो विद्या नहीं है कि भाई उसको पढ़ के अंदर रख दो, उसको प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिस करते ही रहना है, ठीक है, तभी आपका हाथ कंप्लीट फ्री होता है। चलो आगे बढ़ो। कायरोप्रैक्टिक उपचार किंतु कुछ लोगों को हल्के नुकसान जैसे सिर दर्द, थकान या इलाज करने वाली जगह पर दर्द हो सकता है। चोट लगने की आशंका। दर्द किसको होता है? अभी बहुत टाइम से समझो कि अभी उनको था 20 साल का प्रॉब्लम था, बताया ना उन्होंने, 20 साल के सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। अपने एक झटके में खोलेंगे तो वो पेन होगा ही, क्योंकि उसकी जगह वो छोड़ेगा, इतना टाइम से चिपका है कि कुछ भी गड़बड़ है अंदर, वो अपने क्रैकर्स करेंगे तो उसकी जगह छोड़ेंगे तो वो पेन आने वाला है। स्टार्टिंग में पेन आता भी है, 90% पेशेंट को नहीं आता है, क्योंकि
थोड़ा तकलीफ है ना आ जाते हैं तो उसको फटाफट हो जाएगा। अभी 20 साल के बाद आए हैं तो उनको स्टार्टिंग में पेन आता है, दूसरे बार में उससे कम आ गया, तीसरे बार में एकदम कम, चौथे बार में ऑल राइट। 4 सिटिंग में ही अच्छे हो गए ना 20 साल का प्रॉब्लम भी। तो वो चीज ध्यान रखना है कि भाई बहुत पुराने हैं, तकलीफ हुआ है, बहुत लेट आते हैं। मोस्टली पेशेंट लेट ही आते हैं अपने पास, सब थके हुए घूम के थक के अपने पास आते हैं। अभी तो चलो जागरूक हो गए लोग कि कुछ भी हुआ तो दौड़ के आ जाते हैं, पर पहले तो कैसा ये ट्राई करेंगे दवा गोली ये थे, उससे थकने के बाद ही, क्योंकि ये चीज का नॉलेज नहीं था। अभी तो सोशल मीडिया ऐसा हो गया सबको नॉलेज होने लगा तो वो लोग डायरेक्ट आ सकते हैं, पर जब नॉलेज नहीं था तो क्या बेचारे खा के दवा गोली एक ही था। गए तो किसके पास जाएंगे? फैमिली डॉक्टर क्या करेगा? मेडिसिन देगा। बहुत तो होम्योपैथिक के पास जाएंगे, वो भी क्या करेंगे? मेडिसिन देंगे। फिर उससे कुछ नहीं हुआ, बढ़ गया, फिर वो अल्टरनेटिव सोचते हैं कि अभी क्या करेंगे। तो उसको ऐसे पेशेंट आए तो बता देने का कि भाई थोड़ा चलो ये करने के बाद स्लाइड पेन रहेगा 1-2 दिन का, तो उसको भी अच्छा लगेगा, वो तैयार हो जाता है कि भाई हाँ किया, इसके लिए खुल गया, इसके लिए पेन आया है, दूसरी बार कम आएगा, तीसरी बार और कम आएगा, फिर निकल जाता है। कितना ट्रीटमेंट लेना है वो सब अब कैसे समझाऊंगा मैं, कैसे देते हैं, ठीक है। चोट लगने की आशंका और इससे होने वाले फायदे के बारे में कम जानकारी के चलते यह आज भी एक विवादास्पद थेरेपी बनी हुई है। जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, रीढ़ की हड्डी में संपीड़न, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जो लोग खून पतला करने की दवा ले रहे हैं या किसी को बोन टीबी है, उन्हें कायरोप्रैक्टिक। क्या होता है ये सब चीज सिंड्रोम से हड्डियां कमजोर हो गई है, तो टीबी है कि ऐसा कोई खून पतले की गोली ले रहे हैं कितने सालों से, उसको नहीं करना है। एकदम करो तो लाइट करो, और नहीं करो तो ही अच्छा है, उसको छोड़ देने के। ऐसे पेशेंट लेना ही नहीं है, क्योंकि टीबी पेशेंट से क्या होता है हड्डी बड़ोड़ हो जाती है, ऐसे ठोकेंगे तो टूट जाती है, तो अपने मोड़ेंगे तो टूटने का चांसेस रहता है। तो ऐसे पेशेंट नहीं लेना अच्छा है। उसको फिर दूसरा अल्टरनेटिव भाई तो कैल्शियम ले, इस पे चला, पहले हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आओ उसको दूध पिलाओ ज़्यादा, कैल्शियम जितना बोन कैल्शियम दूध केले में से मिलता है तो वो नेचुरल चीज़ दे दो, फिर देखेंगे। टीबी को तो लेना ही नहीं है। कौन समझो कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि हड्डियाँ कमजोर है तो वो वापस कवर हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट बाद में ले सकते हैं, 90% नहीं लेने का ऐसे पेशेंटों को। टीबी वाले को तो लेना ही नहीं है। बोन टीबी है ये, टीबी नहीं, बोन टीबी हड्डी का टीबी रहता है। हार्ट का प्रॉब्लम रहता है तो गोली हार्ट चल का- रहता है ना कि खून पतला होने की। हाँ तो उसको संभाल के करना पड़ता है। हाँ, उसके हड्डियाँ कमजोर होती है तो उसको डेली दूध केला खिलाओ। हाँ, हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, कायरो से नहीं, पर दूसरा उपाय है। हाँ, तो उसको ये गोलियां तो क्या करेगी कि ब्लड पतला करेंगी तो बोन कैल्शियम कमी हो जाएगा, उसका वीक की हड्डियां वीक होने होती रहती, पूरा बॉडी वीक होगा। उसका साइड इफेक्ट है क्या कैल्शियम? हाँ कैल्शियम कम हो जाता है ना, हाँ, तो साइड इफेक्ट तो कोई भी एलोपैथी का साइड इफेक्ट ही रहता है। एलोपैथी क्या है गोली, चलो वो बताओ मुझे। एलोपैथिक गोली जो है, एंटी अपने गोली लिया तो वो क्या होगी, डाइल्यूट होगी। डाइल्यूट हो जाती है, पानी में डालेंगे तो भी डाइल्यूट हो जाएगी, पर डाइजेस्ट नहीं होती है। और जो चीज डाइजेस्ट नहीं होती है वो बॉडी में ही रहता है, इतना ध्यान रखो। डाइजेस्ट जो चीज हुई वही अपना कचरा बाहर निकाल देगी, और जो डाइजेस्ट नहीं होती है चीज वो अंदर ने अंदर ही रहती है। तो वो टॉक्सिन क्रिस्टल बोलते हैं ना, कनी बोलते हैं, कनी के रूप में अपने ब्लड में घूमती रहती है, એટલે ब्लड थिक हो जाता है। उसको फिर वो जहाँ अटक गया उसको फिर कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और फिर वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ये बढ़ा, वो बढ़ा, और अपना खाना पीना तो फास्ट फूड खाते रहेंगे तो और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वो भी डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो ऑलवेज डाइजेस्ट जो चीज होती है, क्या खाया वो भी महत्व नहीं है, खाने में भी क्या डाइजेस्ट किया वो महत्व है, कितना खाया वो भी महत्व नहीं है, कितना डाइजेस्ट किया वो महत्व है। तो उसमें से अपना प्रोटीन, जूसेस, जो भी चीज ब्लड को चाहिए, बॉडी को चाहिए, वो सब मिल जाता है।
उन्हें कायरोप्रैक्टिक उपचार नहीं करवाना चाहिए। जिसको सुन्न होना, झुनझुनी और हाथ या पाँव में कमजोरी आने की परेशानी है तो उन्हें भी यह उपचार नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा कैंसर के मरीज जिसमें केमोथेरेपी ली है और अगर यह चिकित्सा करवाना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अभी केमो लिया है, समझो केमो अर्थ क्या है? जला देता है, सेल्स जला देता है। पूरा बॉडी को खत्म ही कर देते हैं इंदर केमिकल डाल के। कैंसर का तो मानने में पूरा बॉडी के सब चीज ही खत्म हो जाती है, बाल भी निकल जाते हैं, पता है ना कैंसर। केमो लिया है उसको संभाल के करना है, नहीं तो नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। केमो पेशेंट को अभी ऐसे भी बेचारा केमो से 90% तो उसको मार दिया है, 10% जी रहा है, उसको फिर कायरो का नहीं गए ना खुद टूट गया तो और भी तकलीफ। ऐसे पेशेंट को भी हाथ नहीं लगाओ तो अच्छा है ये। और जो झुनझुने वगैरह आते हैं हाथ को, उनको भी नहीं करना। नहीं, झुनझुनी 2 टाइप की रहती है, वो बताता हूँ मैं। नसों का झुनझुनी है वो, पर जो वीक होके झुनझुना आता है, जो कमजोर है, एकदम लुकड़ी आदमी आता है, उसमें ताकत ही नहीं है और उसको लाइन सब चालू है, ऐसे पेशेंट को। और झुनझुनी दूसरी टाइप की कैसी आती है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस हो गया है और सर्कुलेशन कम है, उसको झुनझुन आता है, वो तो अपना प्रॉब्लम इधर से ही खोलना है, वो हो जाते हैं। मतलब हर एक झुनझुनी वाले नहीं, कमजोर आदमी को झुनझुनी वो वेन दुखता है उनका जो। नोट, ये लेख केवल जानकारी के लिए है। अहुरा हीलिंग के एक्यूबॉडी थेरेपिस्ट के स्टाफ की किसी भी सूरत में किसी भी तरह की चिकित्सा की सलाह नहीं दे रहा है। आपके लिए और चिकित्सक के लिए कौन सी चिकित्सा सही है इसके बारे में आपको डायग्नोसिस सही करके या समझ में नहीं है तो अपने डॉक्टर से बात करके ही यह निर्णय लें। अभी ये क्या है, आपको समझ में ही नहीं आया है, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है, तो कोई हम जवाबदारी नहीं लेते, वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको समझो बराबर, उसका डायग्नोसिस परफेक्ट करो कि उसको क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट चीज डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस जहाँ तक आप परफेक्ट नहीं करेंगे वहां तक पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है वो बताना है। मैंने कैसा बताया आपको, तो वो 3 महीना बोलता था, मैंने क्या लिखा, 17 साल पुराना प्रॉब्लम है। एक लेडीज को आए थे वो काफी दूर से, MP UP से, बता रहे, पकड़ पकड़ के चल के आई औरत और बताती है 3 महीने से ही हुआ है, 3 महीने से ही हुआ है। और मैंने चेक करने के बाद लिखा 17 साल। क्यों? मुझे एक्सपीरियंस इतना है, तब मैं बता सकता हूं कि 17 साल। और उसका लास्ट एक्सरे जो चेक किया 17 साल पुराना निकला। तो ऐसे पेशेंट कुछ भी बोलेंगे, अपना डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए। और वो सब मैं पॉइंट बताऊंगा कि कैसे डायग्नोसिस करना है, कैसे चेक करना है। उस पे से अभी आप समझो कि MRI निकाल के आओ। MRI कितने में होता है? 8 से 10 हजार में, ठीक है। MRI लिखकर का उसका रिपोर्ट लेके आओ, रखो साइड में। और मैं खाली ये मेरा MRI मशीन है, आपका भी ये मशीन हो जाएगा MRI। आप चेक करो, जो जो पॉइंट मैं बताता हूँ वो चेक कर करके जो मैंने सीखा है वो लिखते जाओ रिपोर्ट में। इसको ये पेन है, दबाया, इधर पेन है तो ये चीज लिख देना है, इधर पेन है तो ये चीज लिख दो, ये पेन है बराबर। तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि उसको लंबर्स में कौन से मनके में पेन है, तो उसके हिसाब से साइटिका में है, हिप्स में है, लोअर बैक में है, नी में है, क्या है वो सब रिपोर्ट लिखो। फिर MRI का रिपोर्ट और ये चेक करो, दोनों सेम आएगा। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, MRI का देखा भी नहीं है, अब चेक करो, दोनों सेम आ जाएगा। हाँ, MRI में एक चीज क्या ज्यादा आएगी, कितना mm दबा है। अभी L45 दबा है तो दबा है, कॉम्प्रेस है तो कॉम्प्रेस है, बलगम है तो बलगम लिखो। पर कितना mm में MRI में mm से क्या फर्क पड़ने वाला है कि इतना mm दबा है, ये इतना mm दबा है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट अलग है? कुछ भी नहीं है। तुम लोग तो काट ही डालते हो, फिर mm को लेके क्यों बैठते हो? इसमें ज्यादा प्रेशर हुआ है तो इतना mm हुआ है। mm को अपने को क्या करना है, तो mm अपने नहीं लिखते हैं, न लिखने की जरूरत भी क्या है। L45 दबा है तो L45 दबा है, बस दबा लिखा हो, या तो बलगम लिखो, तो बाहर आ गया तो बलगम है, उससे नर्व सिस्टम दब गया है तो नर्व लिखो। और उसको mm में खाली MRI में ज्यादा आएगा mm, अपने को उससे कोई मतलब ही नहीं है। दबा है, उसको खोलना है तो खोलना है, तो खोल के ओरिजिनल पोजीशन में, उससे तो ज्यादा खोलने वाला नहीं है कि भाई चलो अपने 14 से 16 ही चाहिए तो हम 20 करके देते हैं, वो भी नहीं होने वाला है।
14-16 जो ओरिजिनल एमएम है वही पोजीशन में आ जाएगा, खत्म हो गया। अभी ये दब गया है तो ये चलो इधर से ये 9 पे आ गया है, 9 mm दबाए, डिस्क बार आई है तो क्या मतलब, दबाए उसको खोलना है, उसको अंदर करना है, खत्म हो गया। कायरो यही काम करता है, उसको एमएम से क्या मतलब है। एमआरआई में खाली एमएम लिख के आएगा, बाकी कुछ नहीं। उसके लिए एक एमआरआई में कितने फोटो रहते हैं, 4 ऊपर 5 लंबे, कितना हुआ 9 20 चार, 4 अच्छा। और 5 हाँ। चौरस हुआ तो 20 फोटो हुआ ना, अच्छा, हाँ। 20 फोटो। ऐसे कितनी स्लाइड रहती है, 5 स्लाइड, कितना फोटो हो गया, 20-50-100 फोटो हो गए। एक एक्सरे का रेस पड़ता है एक फोटो का, એટલે लाइफ के 4 दिन कम। कितना, एक एक्सरे में 4 एक रेस पड़ेगा ना एक्सरे का, तो आपके अपने लाइफ के 4 दिन कम होते हैं। अभी काउंट कर लो, 100 फोटो पढ़े कितना लाइफ कम हो गया, 1 साल। 1 साल कम हो जाता है। एक एमआरआई 10,000 देख के मूर्ख बनने का। अभी एक चीज बताता हूं, एमआरआई क्यों निकालते हैं तुरंत ही। अभी एक्सरे जो होता है ना, डिजिटल एक्सरे भी हो गया, और डिजिटल एक्सरे में जितना दिखता है ना इतना एमआरआई भी नहीं दिखता है, इतना क्लियर डिजिटल एक्सरे आता है। तो अभी डिजिटल एक्सरे भी पढ़ाएंगे, फिर भी बोलेंगे क्या, एमआरआई निकाल के लाओ। क्यों, थोड़ा क्लियर निकलेगा। ये डिजिटल एक्सरे है, समझो कैसा है, एकदम क्लियर है। ये एमआरआई है, कौन सा अच्छा दिखता है, डिजिटल एक्सरे। अभी एक डिजिटल एक्सरे 400 रुपये में, 400 रुपये में 60% कितना हुआ, कितना हुआ 240 240 मुझे रिटर्न आएंगे इसमें, और इसमें 10,000 में 60% मुझे कितना आएगा रिटर्न, 6000 तो मैं क्या कराऊंगा, MRI हम नहीं करते ऐसा। अभी ये डिजिटल एक्सरे का फोटो है, ये एमआरआई का है, यही सिंपल देख लो, कौन सा क्लियर दिख रहा है, डिजिटल। हाँ। अभी किसी के पास अभी भी डिजिटल एक्सरे नहीं है, वो हाथ वाला पुराना है, तो एक्सरे खराब पार के देंगे, वो आप वहां गए तो आपका फॉल्ट है कि भाई वो नहीं दिख रहा है। एक्सरे भी ऐसे आते हैं गंदे पुराने स्टाइल के, वो जमाना गया, अभी तो डिजिटल सब जगह आ गया है। डिजिटल में इतना क्लियर दिखेगा कि एक एक चीज आपको दिखेगा, एक एक चीज पढ़ सकेंगे, आप खुद भी देख सकते हो, वो आपको भी समझ में आएगा। चलो भाई आपकी लाइन का नहीं है तो भी आपको पता चलेगा, और एमआरआई अच्छा दिखेगा, अपन अंदर इतना क्लियर नहीं दिखेगा जो है डिजिटल में। और इसका 6,000 मिलता है, और इसका 240 भले तुम्हारा 1 साल बिगड़ा तो मुझे क्या है, इधर तो 6,000 मिल रहे हैं। हाँ, तो 1 साल देख के आप ऊपर से 6,000 वापस आपके डॉक्टर का सिस्टम क्या रहता है, सिंपल चेक करेंगे, नहीं नहीं मुझे ये डाउट है, ये डाउट है। आप ब्लड रिपोर्ट का कभी बताता हूँ, मुझे लग रहा है आपको ये है, ये है, ये है करके बोलेगा, आपके रिपोर्ट में सब लिख देगा कि मैंने क्या बोला है। आप रिपोर्ट कराने गए, सुबह खाली पेट ही जाना, ब्लड रिपोर्ट में शुगर का भी निकालना है, सुबह सुबह गए, दोपहर को भी खाना खा के गए, तो चलो ब्लड का भी शुगर का भी बोला है, दूसरा भी बोला है, तो ये से जाना पड़ेगा 2 टाइम। शाम को वापस दौड़ के जाएंगे 5-6 बजे, रिपोर्ट आया, वो बोले हाँ आ गया, खुश होके चलो पढ़ना आता है तो आप खोल के पढ़ेंगे, हाँ यार डॉक्टर ने जो बोला वही आया, कितना बहुत अच्छा डॉक्टर है, अभी तो इसका ही ट्रीटमेंट लेंगे। अभी इसके बीच में क्या हो गया मालूम है, उसको बोलते हैं बेसिन टेस्ट। आपको मालूम होगा बेसिन टेस्ट, आपके वहां होता है क्या सतारा में, पता नहीं होगा, होम्योपैथिक वाले इसे बेसिन टेस्ट। बेसिन टेस्ट એટલે अभी यही लैब में जाना है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वही लैब में जाके कराएंगे। वहां लैब से फोन आएगा, डॉक्टर साहब क्या रिपोर्ट लिखना है, डॉक्टर आपका केस पेपर खोलेगा, हाँ ये लिख दे, ये लिख दे, ये लिख दे, सब कौन सा टेस्ट करना है, बेसिन टेस्ट करना है, तो कहेगा हाँ बेसिन टेस्ट ही करना है। अरे बहुत दिमाग खाता था, बेसिन टेस्ट ही करके, और ये चीज लिख के दे, એટલે उसने जो बोला था ये प्रॉब्लम है, वो खाली टाइप करेगा बेसिन टेस्ट, એટલે आपका ब्लड बेसिन में था, फेंक दिया, इसे बेसिन टेस्ट, उसका 60% डॉक्टर को आ जाता है। हर एक जगह मेडिसिन में भी 60% है, एक्सरे में भी 60% डॉक्टर को, और ब्लड टेस्ट में भी 60% डॉक्टर को रिटर्न आते हैं।
आपको विश्वास कितना बैठ जाएगा यार, जो बोला वही आया रिपोर्ट में, आप पढ़ और 10 सकते लोग हैं। को बोलेगा, 10 लोग को, उसके बाद वाह, उसके पास जाओ। एक्सपीरियंस अच्छा है। उल्लू बनते हैं। हाँ. Chiropractic is a treatment method in which the therapist called a chiropractor uses his hands to help you relieve bone, muscles and joint problems. पीठ दर्द, गादी सरकना, स्लिप डिस्क, पाव दर्द, साइटिका, कमर दर्द, लंबर, हाथ दर्द, स्पॉन्डिलाइसिस, गर्दन दर्द, सर्वाइकल, कड़ापन, स्टिफनेस, सर दर्द, चक्कर आना, हृदय दर्द, छाती दर्द, शरीर दर्द, शक्तिबंध, चलने बैठने खड़ा रहने या सोने फिरने में दर्द, शरीर का आगे झुकाव पीछे झुकाव, टेढ़ापन, पसली का ऊंचा नीचापन, शरीर का सही आकार में न होना वगैरह दर्द रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, करोड़रज्जु के मणके के सरकने से, रक्त नलिकाएं दब जाने से होता है। समझ में आ गया, सिंपल जो बताया। ये सब प्रॉब्लम नस से दबने से ही आता है, किधर की भी ये सब नसों अपना सब ग्लैंड्स ऑर्गन में सब में जाता है, ठीक है। वो जो भी नस दबी वो प्रॉब्लम आएगा। आपको साइटिका का बताया तो साइटिका का प्रॉब्लम, इधर दबा है तो ग्लैंड्स ऑर्गन का प्रॉब्लम, इधर हुआ तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम। ये सब नसें अपने हर एक ग्लैंड्स ऑर्गन में जाती है। रीढ़ की हड्डी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हड्डी है जो 33 मणके से बनी है, जिसमें गर्दन के 7 मणके और पीठ के 12 मणके और कमर के 5 मणके, कमर अस्थि के 5 छोटे मणके और अनुत्रिक के 4 छोटे छोटे मणके हैं, जिसमें 24 मुख्य मणके हैं और बीच में गादी है, और जिसमें से मज्जा, रज्जु, ज्ञान तंतु और रक्त नलिकाएं निकलती है। मज्जा रज्जु बोलते हैं ना इसको, स्पाइन कोड को, जो कोड रहता है ना। हाँ। और वह मांसपेशी मसल से जुड़ी है। उसका साइड से चित्र लिया जाए तो पीछे दिखाया है कि वैसे आकार में कुदरत ने हमको दिया है, और पीछे से देखा जाए तो वह शरीर के बराबर मध्य में है। ऐसा खास आकार में कुदरत ने दिया है जिससे दबाव, प्रेशर विभाजित होता है। एक मणके का दबाव दूसरे पर, दूसरे मणके का दबाव तीसरे पर आए, पूरा दबाव नीचे ना जाए। लेकिन आदमी जब रीढ़ की हड्डी को गलत आकार में लंबे समय रखता है तब मांसपेशी खींच जाती है और मणके सरक के वहां जुड़ जाते हैं। उससे कहीं दबाव बढ़ जाता है, जिससे मणके के बीच गैप कम ज्यादा हो जाता है और गादी भी सरकती है। और जब कोई भी मणके उसकी लाइन से कहीं भी सरकते हैं, ऊपर आते हैं, अंदर जाते हैं, दाएं जाते हैं, बाएं जाते हैं, और जब एक मणका सरकता है तो दूसरे मणके को भी सरकाता है, और हर एक मणके से अलग अलग जगह पर जाने वाली रक्त नलिकाएं निकलती है। और जब मणके सरकते हैं तब वह कभी रक्त नलिकाएं दबा देती है। जब रक्त नलिकाएं दब जाती है तब जहाँ जितना खून आना चाहिए वहाँ उतना खून नहीं आता। एक मिनट, क्या बताया अभी? मणके भी सरक जाते हैं, ये तो डिस्क का बताया। उनमें अभी समझो किसी का मणका ही सरक गया तो भी नस तो दब ही जाएगी, वो तो ज्यादा डेंजर हो जाएगा। इसमें तो गादी में तो चलो थोड़ा थोड़ा दब के धीरे धीरे सर्कुलेशन, और मणका सरका तो वो भी अपने बिठा सकते हैं, डिस्क भी बिठा सकते हैं, ठीक है। और हर एक मणके से अलग अलग जगह पर जाने वाली रक्त नलिकाएं निकलती है, और जब मणके सरकते हैं तब वह कभी रक्त नलिकाएं दबा देते हैं। जब रक्त नलिकाएं दब जाती है तब जहाँ जितना खून आना चाहिए वहाँ उतना खून नहीं आता। इसी वजह से दर्द होता है, या झंझनाहट आती है, या बधिर सुम होता है, या कंपन होता है, या जलन होती है, या चुभन होती है, या चमक झटका मारता है। उनका लंबे समय इलाज नहीं करने से मरीजों को लकवा, पैरालिसिस भी हो सकता है। सरके हुए मणके को सिर्फ हाथ से दबाकर मैनिपुलेट सही जगह पर लेती है, जिससे मरीज की दबी हुई नस अपने आप खुल जाती है, और मरीज को डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का कहा हो या 1-2 ऑपरेशन भी हो गए हो और ठीक नहीं हुई हो, ऐसे मरीज को भी चैलेंज से ठीक करते हैं। चाहे दर्द कितना भी पुराना हो और मरीज कोई भी उम्र का हो तो भी बिना ऑपरेशन, बिना दवाइयाँ दर्द हमेशा के लिए मिटता है।
और वो कैसे भी टेढ़े मेढ़े आदमी को भी सीधा आकार में करते हैं। उनके इलाज से शरीर का आकार सही और शरीर में रक्त संचार बराबर हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रेशर और मधुमेह अपने आप कंट्रोल होता है। अभी ये हो गया स्पाइनल कोड पूरा, इसको कोड बोलते हैं। वो बताया ना मैंने आपको, आप आ गए ना, पैर चलते हैं तो पेन लगता है, तो ये सब काम यही करता है। अभी ऑपरेशन में समझो मनका सर का भी उन्होंने बताया, और मनका सर का स्लाइड भी इसको हिला दिया कि डैमेज किया तो पूरा आधा बॉडी खत्म। थोराइसिस में समझो कि इधर हो गया बीच में, कि एक मनका भी सरक गया इधर से, ठीक है। तो ऑपरेशन करने के लिए क्या करते हैं, अभी टूट गया है कि इधर प्लेट मारते हैं दो के बीच में, या तो फिर ये हड्डी खराब हो गई तो इधर की हड्डी निकाल के डालेंगे, सब ट्रायल बेस, इज ओनली ट्रायल बेस। हड्डी खराब हुई है तो हड्डी कैसे बढ़ानी है उसको करो, ताकि नेचुरल हीलिंग अपने बॉडी में है। तो वो नहीं करेंगे ना, ये लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करने गए, ऑपरेशन में मनका बदल देने का भी चालू हुआ है। मनका इसको निकाला तो इसमें क्या है, बीच में कॉलम है, इसको जरा भी झटका लगा, हिला तो इतना बॉडी देखा होगा किसी को, पीछे का टोटली लॉस। इसे पैरालिसिस बोलो कि सुन हो गया कि कुछ भी, उसको मारेंगे तोड़ेंगे, कोई असर ही नहीं, उसका इतना पता ही नहीं उसका बॉडी है। तो ये कैसे भी बहुत ऑपरेशन के बाद हो गया है, और आज तक का मनके बदलने में एक भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं है। सक्सेस किसको बोलते हैं, हाँ हमने डिस्क काट डाली, इसको भी सक्सेस कैसे वो बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद वो वजन उठा नहीं सकेगा, क्योंकि गैप तो कम हो गया, वेट उठा नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, तो क्या सक्सेस हुआ, वो भी सक्सेस नहीं है। उसको वो लोग सक्सेस बोलते हैं। बाकी अपनी भाषा में तो एक भी उसको चेहरा ऑपरेट किया એટલે सक्सेस नहीं है। हाँ किसी का एक्सीडेंट हुआ, टूटा है तो बात अलग है कि भाई पूरा टूट गया है, उसको भी समझो कि अमुक मंथली उसको सीधा सो के करेंगे तो हीलिंग नेचुरल है, हो सकता है। पर टूट अभी पूरा टूट के अलग ही हो गया है तो बराबर है कि चलो ऑपरेशन करके उसको जगह पे बिठाओ, वो बात अलग है। पर उसके कोड को हिला दिया कि आदमी गया समझो। इसको कभी हिलाना नहीं है कि इसके बीच में ऑपरेशन करना नहीं है। अभी ये सब आप शांति से देखो कैसे बैठना है, कैसे अपनी मूवमेंट है, वो सब आप देखेंगे। पहले लोग कैसे थे, पहले के लोग कैसे थे, चार पैर से चलते थे ना, आदि मानव। फिर धीरे धीरे पूछ भी थी पीछे, धीरे धीरे खड़े हुए, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, और आज सीधे हो गए। अभी क्या आ रहा है, कंप्यूटर युग हो गए इतने, उसके बाद चार पैर से आ जाएंगे, अभी दूर नहीं है, इतने तो आ गए हैं। पहले एकदम चार पैर से थे, फिर थोड़े का है उतना, वापिस अपने इधर तक तो आ गए हैं। अभी देखेंगे हर एक को बम हो गया है, मोस्टली कंप्यूटर पे टिक वापिस ऐसे आ गए हैं। अभी धीरे धीरे चार पैर नहीं, अभी तो तीसरा युग क्या आने वाला है, चार पैर का भी नहीं, उससे भी खराब होने वाले हैं। वो पिग जैसे हो जाएंगे, क्या बर्गर पिज्जा खा खा के मोटे आदि मानव ने वो पिग ही हो जाएंगे।
अभी एक लेडीज थी हमारी, वो साउथ की थी, विजया लक्ष्मी करके, और यहाँ रहती थी अपना एयरपोर्ट के आगे। एयरपोर्ट से डेली ओला उबेर में आके इधर से धीरे धीरे पकड़ के साइटिक आके कुछ हुआ था, अभी याद नहीं है उसको, कुछ तकलीफ बहुत हुआ था पैर का। डेली आके ट्रीटमेंट लिया, लगभग फिर 10-15 दिन हुआ कि वहाँ से वो 6 सीटर आता है ना, उसमें बैठ के बस स्टॉप पे जाती थी। वहाँ मुंडवा से बस स्टॉप से बस पकड़ के स्टेशन आई, स्टेशन से इधर की बस पकड़ के यहाँ तक आती थी। पहले 3 चीज बदलती थी, पहले घर से ओला उबेर में बैठ के आती थी, 10-12 दिन में ही बस में आने लगी। बस में आके पूरा ट्रीटमेंट उसने 2-3 महीना चला था, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई अच्छी। फिर 6 महीने 8 महीने के बाद के 1 साल के 2 साल के बाद हस्बैंड के साथ बाइक पे जा रही थी, बाइक पे गिरे, लोअर बैक में लगा, डिस्क कुछ बाहर आ गई। तुरंत बाजू में कुछ हॉस्पिटल था, वहीं उठा के लेके गए, वहां तो तुरंत एक्सरे निकाला। 4 घंटे में ऑपरेशन करो, नहीं तो पैरालिसिस हो जाएगा। क्या बोला? हाँ, नहीं तो पैरालिसिस हो जाएगा। उसका हस्बैंड तो बेचारा इतना पैसा बंदोबस्त कर दो, ये करो, अच्छा। वो बोले हाँ मैं करता हूँ। वो लेडीज बोले नहीं, पहले डॉक्टर वाडिया को मुझे दिखाओ, बाद में ही करेंगे। वहां से इधर ट्रैफिक में शाम को आने में 1-1.5 घंटा वांछित। तो उसका हस्बैंड का फोन आया मेरे पे, कैसा हुआ है उनको, आपके पहचान रहे हो? मेरे को कौन था? वो विजया लक्ष्मी। मेरे को पहचान लिया। मेरे को हाँ बोल, क्या हुआ? तो गिर गए, ऐसा हुआ है। तो क्या ऑपरेशन के लिए? वो बोलती है नहीं डॉक्टर वाडिया को ही दिखाओ। तो क्या करें? मैं को भाई मुझे कुछ दिखाएंगे तो पता चलेगा नहीं, मुझे कुछ भेजो। अभी उस टाइम पे तो मोबाइल का व्हाट्सएप का सिस्टम नहीं था। तो वो बोले कि मैं एक्सरे लेके आता हूँ। वो एक्सरे देते नहीं हॉस्पिटल वाले। 4 घंटे में ऑपरेशन करना है तो कैसे देंगे? वो भी बात बराबर है। तो भी उसने जबरदस्ती एक्सरे लिया, क्योंकि मैं जाके आता हूँ। वो बोले नहीं, तुम आने में इतना टाइम करेंगे, वो कुछ मुझे कर दिया ऑपरेशन, मुझे लेके जाओ। तो ओला उबेर में वापस उनको सुलाया, गाड़ी मंगाई, इधर आए, लेके आए, वो दिखाया, एक्सरे देखा, कुछ नहीं, मेरे को डिस्क सरका है थोड़ा गिरने से। ठीक है, मैं खटा करके बिठा दिया, खड़े कर दिए, चलते हो गए। जाओ अभी दो, बोलो उसको कि ऑपरेशन हो गया, जाके मिल के जाओ डॉक्टर को। इतना सिंपल है अपने हाथ से। अभी ऑपरेशन हो जाता तो क्या होता उसका? अभी ये क्या बिजनेस है? डराने का ही बिजनेस है। आपको डरा दिया कि भाई ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, 5-6 लाख उसके निकाल देते। अरे मैंने कुछ लिया भी नहीं, 10 मिनट में हो गया। अभी हाँ, ऐसे पेशेंट आते हैं तो अपने खाली कायरों से भी हो जाता है। अभी ये समझोसाइटी का नस इसके वजह से अपने पास लेट आते हैं तो उसको इतना टाइम ज्यादा जाता है, या तो फिर उसको अलग अलग बुलाओ या तो डेली बुलाओ। हम तो डेली बुलाते हैं। आपका मम्मी का कितना टाइम हुआ था? 1 महीना किया ना? 1 महीना उनकी मम्मी इधर आके वहां से आके रुक के थे ना, इधर किधर रुक के करवा के गए। तो ऐसे पेशेंट है, अपने पूरी लाइन खोलना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी ये स्लिप डिस्क का देखो, अभी इसमें पूरा फोटो दिखाएगा आपको। स्लिप डिस्क हुआ तो ये डिस्क, ये देखेंगे डिस्क साइड में डिस्क बाहर आ गई है, बराबर। ये यहाँ देखो सही है, ये साइड का सही मन का है। और ये इसमें देखेंगे बीच में से देखो डिस्क दब गई। तो घर में सैंडविच बनाते हैं, सैंडविच प्रेस किया, मटेरियल कैसे बाहर आता है, इसे बाहर आ गया। तो देखो उसके पास में जो नस जा रही है, इधर नस देखो पहले अच्छे में, तो कैसा ओपन है, ये साइड की नस दब गई है। अभी ये एलोपैथी में क्या करेंगे? इसको काटेंगे। पहले ट्रैक्शन, पहले मेडिसिन नहीं हुआ, ट्रैक्शन। अभी एक पेशेंट को क्या किया उन्होंने, ये सेम सिस्टम, 26 साल का लड़का, वो अपने आईटी में इधर जॉब करता था। अब आईटी वाले तो नाइट का आईटी रहता है, पूरा दिन सो जाओ,
6-7 बजे गाड़ी आ जाती है, सुबह 6-7 बजे छोड़ते हैं, पूरा रात को आईटी में लाइटें इतनी लगाते हैं कि एक सेकंड भी धोखा नहीं मिलता है। पूरी रात जाके काम करते हैं, तो क्या होता है, आके सो जाते हैं, उठते हैं शाम को 5-6 बजे, नहाते धोते इतने में तो गाड़ी आ गई। पूरा यही रूटीन, नो एक्सरसाइज, नहीं खाना पीना टाइम से, कुछ भी नहीं। और वो इधर जॉब कर रहा था, उसके मम्मी भी इधर आ गई थी, उसकी 2 सिस्टर भी इधर जॉब में थी, तो सब इधर ही फ्लैट में रहते थे। और इसके फादर थे तो वो फार्मर थे, तो वो खेती बाड़ी सब कर रहे हैं। तो वो अपने 50-50 किलो का बोरी आता है ना, वो एक दिन लेके आए हो, बस में डाला, बस में से उसके पिताजी ने ऑटो में डाला, ऑटो से हड़पसर पे घर पे लाए। लड़के को, वो लड़का नीचे आया उनको लेने, पिताजी ने तो 50 किलो ऐसे एक शोल्डर पे डाल के थर्ड फ्लोर पे चढ़ गया। लड़का बोले पिताजी उठा गए तो मैं भी उठा लूं। 50 किलो उठा के चढ़ तो गया, यंग लड़का 26 साल का उठा सकता है, उठा के गया। अपन IT वाला लड़का, नहीं एक्सरसाइज कुछ नहीं था, जैसा गया घर में बोरी डाला ने, जो बेड पे पड़ा, उठ ही नहीं सका, पूरा स्लिप डिश दब गई, बाहर आ गई। इतना पेन नहीं ऐसे हिल सकता है, नहीं ऐसे हिल सकता है। तुरंत बाजू में डॉक्टर थे, उसको बुलाया, वो क्या एडमिट करो, हॉस्पिटल में एडमिट किया, हड़पसर में एडमिट किया। वहाँ देखा ट्रैक्शन देना पड़ेगा, उनको तो बिल बढ़ाना है, ट्रैक्शन चालू किया। ट्रैक्शन दिन में 4-4 घंटा ट्रैक्शन दिया। कितना, ये ट्रैक्शन मशीन दिखाया ना, ऐसे 4-4 घंटा उसको ट्रैक्शन दिया। 1 महीना ट्रैक्शन चला उसका। फिर बोलते जितना पकड़ के भी लेके उसको गए, सुलाया, और अभी तो ट्रैक्शन देने के बाद तो बेड पे ही, टॉयलेट बाथरूम सब बेड पे हो गया, उठ ही नहीं सकता था, इतना पैरों में भी दर्द चालू हो गया। हुआ था तुरंत हुआ था, वो आई तो मेरे पास हो गया। अभी ये हॉस्पिटल गया तो उसको ट्रैक्शन में भी उसको खराब किया। फिर अभी उसकी जो सिस्टर थी ने, एक 2 मिनट बेटा, हाँ उसको दे देना है पाउडर। आता हूँ 2 मिनट, आता हूँ 2 मिनट, दरवाजा खींच लो। अभी उसको ट्रैक्शन से पूरा पैर वीक हो गया। फिर उसकी सिस्टर थी तो वो मेरे ही पेशेंट के वहाँ जॉब कर रही थी, करवे एडवर्टाइज वाले के वहाँ। तो वो कहे सर मुझे छुट्टी चाहिए, कल मेरे भाई का ऑपरेशन है। ऐसा तो कि क्या हुआ है, तो क्या कैसा स्लिप डिस हुआ था, नहीं ऐसा सब स्टोरी बताया। अरे क्या रुक, उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ऐसा पेशेंट है। मैं को भाई तो खुद ही एक्सरे लेके आओ, दिखाओ। तो क्योंकि मैं उसको बोलता हूँ कि कल सुबह 7 बजे ऑपरेशन है, आज 10 बजे कॉल आया मेरे पे, तो मैं करता हूँ कुछ बंदोबस्त। सर ने उनके बोला, उसको बोला ड्राइवर के साथ जा, एक्सरे ले और डॉक्टर के पास चली जा, ये मेरा नाम वाम दे दिया। फिर उनको क्या हुआ कि चल मैं ही आता हूँ, वो सारे उनके साथ में गाड़ी में गए, हॉस्पिटल में गए, वहाँ से एक्सरे निकाला तो एक्सरे देने की बात नहीं। अब इतनी बड़ी हॉस्पिटल थी वहाँ, मतलब कोई वहाँ तो चांस नहीं, प्राइवेट में तो चलो दादागिरी से भी लिया। फिर उन्होंने को सर थे, उनके कांटेक्ट अच्छे थे, तो कोई ट्रस्टी को उनके हॉस्पिटल का फ़ोन किया, एक्सरे ले लिया, और वहाँ से फिर 3 बजे इधर आया, 10 बजे की बात, 3 बजे मेरे पास आया। मैंने देखा, ये ऐसा है, सब वापस स्टोरी सब मुझे सुनाई। फिर वो बोले सर आप क्या कर सकते हैं ब्रदर का, कुछ इधर लेके आ जाओ, इस साथ ले लो, ऑपरेशन मत कराओ। तो फिर क्या करेंगे, मैं को खड़ा कर दूंगा 10 मिनट में, और क्या करना है, 10 मिनट में खड़ा हो जाएगा। मैं को हाँ, तो कैसे डिस्चार्ज लेने का, मैं को वो आपका सब्जेक्ट, कैसे डिस्चार्ज लेना है। क्योंकि पहले तो मैं जाता था हॉस्पिटलों में, ऐसा कुछ भी पेशेंट आए बुलाते थे तो जाके चेक करता था, पर हॉस्पिटल में जाने से वहाँ के डॉक्टर से झगड़ा होने से सिवाय मेरा कुछ होता नहीं था। वो जो बोलेगा और मैं गलत अलग बोलेगा, वो तो मैं सर नहीं करता था, झगड़ा होता था। फिर हॉस्पिटल जाना ही बंद कर दिया, इधर लेके आओ मैं चेक करूँ। फिर कैसे डिस्चार्ज लेना, वो आपका सब्जेक्ट है, कैसे लेना है। ऑपरेशन किया तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, घर पे लेके आओ, मैं 10 मिनट में बिठा दूंगा। इसलिए गए, सुबह 7 बजे उसका ऑपरेशन, कैसे सब रेट देंगे वो डिस्चार्ज।
नहीं देंगे, न ये न वो सब नाटक चला, नहीं दिया तो नहीं दिया। फिर वो लड़के का क्या कांटेक्ट अच्छे थे दोस्तों का, सब दोस्तों को फोन किया, 10 बजे आए, उठाया, गाड़ी में डाला, लेके आ गए, नहीं घर पे आ गए, आए घर पे 10 साढ़े 10 बजे मुझे कॉल, सब ऐसा हुआ ना, ऐसे लेके आए। मैं कहूँ ठीक है, मेरा तो 8 बजे से क्लिनिक चालू होता है, मेरे को 7 बजे मैं आपके घर पे आता हूँ, 7 बजे उसको रेडी रखो। एड्रेस ढूंढ के गया 7 बजे, और अफसर जो फ्लैट बोला था वहाँ पहुँचा, देखो तो वहीं सब पब्लिक खड़ी थी। आपको इधर पब्लिक में यही फ्लैट है? तो कि हाँ यही है। मेरे को ये नाम, हाँ ऊपर थर्ड फ्लोर। देखो इतना पब्लिक सुबह सुबह क्या है, उसके दादर पे भी खड़े, उसका घर देखा तो घर भी खुला, मैं डरा, मेरे को एक साले को कल रिश्वत लिया ने कुछ हो गया क्या? इतना सुबह सुबह पब्लिक कैसे आती है? अपने तो इसमें ही आती है। इतना में तो कुदरती सामने से उसकी सिस्टर आई डॉक्टर आई बोला था मुझे अच्छा आई है। मैं को ये पब्लिक क्यों है? नहीं कल सब ये लोग उसको उठा के लाए ने, मैंने आपको बताया रात को। मैं को अपन रात को आए तो अभी तक नहीं, मैंने सबको बोला कि 10 मिनट में डॉक्टर खड़ा करेंगे, सब देखने आए। मैं को कई बार कॉर्पोरेटर है क्या है, मेरे को इतना पब्लिक नहीं, इसके सब दोस्त बहुत है। चलो ठीक है, अभी रूम में गया उसका, बैठो ये पियो, मेरे को कुछ नहीं पीना है, पहले मेरे को उसको देखते हैं। रूम में गए थे, उसके खास दोस्त उसके पलंग पे चारे बाजू सब बैठ के गप्पे मारे, तो सब खड़े हो गए। मैं कुछ साइड में आओ और पीछे देखो तो एक के ऊपर क्या कर रहे हैं, पब्लिक ये दरवाजे से दोनों दरवाजे, बालकनी में भी सब भर के खिड़की में से देखते हैं। मेरे को अभी कुछ दिखाना पड़ेगा अपना। अभी पहले हम लोग उसको एक्यूप्रेशर देते हैं, थोड़ा रिलीफ करते हैं, उसके बाद कायरो करते हैं। को अभी ये लोगों को दिखाना ही है, अभी तो अपना चैलेंज हो गया है। इतना मेरा पहला ही कायरो उसको सेट किया, थोड़ा खटा करके कायरो करके चिल्लाया जबरदस्त। इतना पेन था, पैरों में भी पेन, 1 महीने से बेड पे ही हो गया था। जैसा कायरो किया, खट्टा हुआ, सब हैम सुम हो गए, खड़ा हो गया। उनको सबको बाहर निकल, पहले दरवाजा बंद कर, वहां तक मैं आगे कुछ नहीं करने वाला। सब खुश हो गए, ताली मारते तो बंद कर दे, दरवाजा बंद करवा दिया, पकड़ के सुला दिया। तो अभी 10 दिन उठना नहीं है तेरे को, क्योंकि अभी उसकी नस हीलिंग करना है, क्योंकि वो ट्रैक्शन दे के पूरी नस ही खराब कर दी। उसको 10 दिन आराम कराया, तब हुआ, फिर आके ट्रीटमेंट लिया, पूरा डिस्कस उसको परफेक्ट करके अभी जंपे मारता है, कूदता ही है, सब कुछ करता है। तो ये सब चीज ऑपरेशन हो जाता तो पूरी लाइफ उसकी खराब हो जाती। ठीक है, अभी ये पढ़ लो आप लोग, इतने में मैं आता हूँ। वीडियो बंद करता हूँ। वीडियो